आईपीओ अड्डा में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विकास और एक और कंपनी जो शेयर मार्केट में एंट्री के लिए तैयार है, कंपनी का नाम है एनटीपीसी ग्रीन, जो देश की महारत्न कंपनी एनटीपीसी की सब्सिडरी है। अब इस कंपनी के बिजनेस के बारे में समझेंगे, कंपनी के जो फ्यूचर प्लान्स है उसको भी समझेंगे, लेकिन उसके पहले आईपीओ की बेसिक डिटेल्स। सो आईपीओ ये खुल रहा है 19 नवंबर को और क्लोज होगा 22 नवंबर को। इसके लिए जो प्राइस बैंड रखा गया है वो 102 रुपए से 108 रुपए का रखा गया है और इस आईपीओ के जरिए कंपनी 10,000 करोड़ रुपए जुटा रही है, जो पूरी तरह से फ्रेश इशू है, इसमें कोई ओएफएस नहीं है। मेरे साथ कंपनी की टॉप मैनेजमेंट है जिनसे हम कंपनी के बिजनेस और फ्यूचर प्लान्स के बारे में समझेंगे। मेरे साथ हैं गुरदीप सिंह जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एनटीपीसी और एनटीपीसी ग्रीन के। साथ में हैं जय कुमार श्रीनिवासन जो डायरेक्टर फाइनेंस है एनटीपीसी और एनटीपीसी ग्रीन के। सर, आप दोनों का बहुत स्वागत है एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी पर और बहुत शुक्रिया आपने समय दिया आज आईपीओ के लिए। सर, पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एनटीपीसी चूंकि हमारे लोगों के आम लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है, लोग जानते हैं कि एनटीपीसी सप्लायर है उनके पावर का, लेकिन एनटीपीसी ग्रीन चूंकि रिलेटिवली नई कंपनी है, सो उसके बिजनेस के बारे में कौन से सेगमेंट्स में आप काम करते हैं, क्या विजन है उसके पीछे, उसके बारे में जरा आप बताइए। विकास, आपने ठीक कहा कि जब पावर का नाम आता है तो सबसे पहले एनटीपीसी का ही नाम सबको याद आता है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि हमारा गठन केवल 75 में हुआ था एनटीपीसी का और हमने 49 साल पूरे किए हैं अभी। 49 साल की यात्रा में हमने कम से कम इतना अपने आप को डेवलप किया है। ये निसंदेह कि जैसे सरकार का जो सहयोग रहा है हमारी ग्रोथ में, बाकी चाहे जितने भी जो पावर सेक्टर की जितनी ग्रोथ हुई है वो शायद किसी और सेक्टर के लिए भी संभव नहीं था, क्योंकि पावर सेक्टर एक ऐसा है कि जो हर एक सेक्टर की ग्रोथ के लिए उसमें उसकी बैकबोन रहता है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि शायद आपसे 10 साल के बाद में आप अगर ये बात करेंगे तो एनटीपीसी ग्रीन के नाम से भी उतना ही जानने लगेंगे जैसे आज के दिन आप एनटीपीसी को जानते हैं। और इस बारे में हमने इसकी एक बहुत मजबूत नींव रखने की कोशिश की है। और ये जो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी है ये अभी तक इसकी 100% सब्सिडरी है एनटीपीसी की, और इसमें हमने इसके ऊपर 4 पिलर के ऊपर इसको बना रहे हैं। वो है सोलर, विंड, ये पावर प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद में जो रिक्वायरमेंट है कि पीक आवर्स में, लाइक जैसे शाम को देखा होगा कि लोड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, जब आप सभी लोग जाने घर मिल जाने सभी लोग अपना घर जा कर के पंखा एसी ऑन कर लेते हैं तो लोड बढ़ जाता है। तो पीक डिमांड जो कि हमारी ऑलमोस्ट 250 गीगावाट जिसको बोलते हैं, 250 गीगावाट का 2,50,000 मेगावाट का जैसे जो बढ़ गया। तो ये एक जो मेन है कि हमारा पीक रिक्वायरमेंट कैसे बढ़ेगा, हमारा जो 24 आवर्स कैसे मिलेगी पावर, उनको सबको ध्यान में रखते हुए सोलर, विंड, उसके साथ में स्टोरेज की भी जरूरत पड़ेगी। और जो चौथा जो है इसमें लेग है वो है कि जो ग्रीन मॉलिक्यूल, जिसको अभी आप बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। तो ग्रीन हाइड्रोजन अपने आप में ना रह करके दिस इज कॉल्ड ग्रीन मॉलिक्यूल, जिसके बाद में इसके जो डेरिवेटिव्स हैं जो कि ग्रीन मेथनॉल होगा, ग्रीन एथनॉल होगा, या सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल होगा, या फिर गोइंग फॉरवर्ड इवन यूरिया जो है वो ग्रीन जो है उससे हमको तो कम से कम आयात का जरिए जो जरूरत है वो कम से कम पड़े, जो हाइड्रोकार्बन्स की, जो कि हम आज के दिन एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है किसी भी इकोनॉमी के लिए, तो उसमें एक बहुत बड़ा सहयोगी रहेगा। सो आज के दिन सबसे जो पहले है वो है सोलर और विंड। हमारा ये कंपनी मेनली सोलर पे फोकस करेगा। सो सोलर और विंड में हमारी 90 और 10 की भागीदारी होगी, नहीं कि इससे ज़्यादा होगी। और सोलर में हमारा जो लक्ष्य है सोलर और विंड मिला करके वो है 2032 तक कि हम 60 गीगावाट तक पहुंच जाएं। और आज के दिन हालांकि 3300 मेगावाट हमारा कमीशन हुआ है जो कि 60,000 तक पहुंचना है, और 3300 के बाद में हमारा 11,000 मेगावाट भिन्न भिन्न स्तर की जो है कंस्ट्रक्शन स्टेज पे चल रहा है। और इस साल हम 3 गीगावाट कमीशन करेंगे, 3,000 मेगावाट कमीशन करेंगे मार्च तक। अगले साल जो वित्तीय वर्ष में 25 से 26 तक
उसका 5,000 मेगावाट का है, और उससे अगले साल 26-27 में ये 8,000 मेगावाट का, उसके लिए पूरा काम चल रहा है। उसमें कोई किसी तरह का कोई जो है ना अभी कोई ऐसा नहीं है कि जिसके कारण जो बचा हुआ है जो स्टेप हमको लेना है। और उसके बाद भी जो आने वाले दिन है उसके लिए हमारा लैंड का अरेंजमेंट करना है, बाकी जनरेटर जो पैनल खरीदना है, बाकी जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट देने हैं, उनके ऊपर सब पे काम चल रहा है। और हमें विश्वास है कि हम 2032 तक इसका इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम शायद 2030 तक ही इसको पूरा कर लेंगे। सर, आपने चारों पिलर्स की बात की और विजन बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, एक एक करके उन पर डिस्कस करेंगे। लेकिन एक सवाल मैं श्रीनिवासन सर आपसे समझना चाहता हूँ, क्योंकि आईपीओ की बात है और 10,000 करोड़ रुपए आप जुटा रहे हैं, तो इसका इस्तेमाल आप कहाँ करने वाले हैं? इसका इस्तेमाल फंडामेंटली हम कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान्स जो हमारे हैं, 19 गीगावाट का हमारे सामने लक्ष्य है अगले 3 साल में, और आगे चल के और 60 गीगावाट तक पहुंचने का एक योजना है। तो ये हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही यूज किया जाएगा। आपने आरएचपी में सब्सिडी डेट रीपेमेंट की भी बात की है, सो उस पर कितना अमाउंट जाने वाला है और उसका क्या इम्पैक्ट आपके बुक्स पर सब्सिडी पड़ेगा? रीपेमेंट हम ये फंडामेंटली रेस किया जा रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, लेकिन अगर इसमें कोई गैप आता है कि हमारे पास फंड रेजिंग करने के बाद कोई डेट पीछे के जो डेट है उसमें एक अपॉर्चुनिटी मिलता है हमें डेट रिस्ट्रक्चरिंग करने का, तो वो हम टेम्पररीली करेंगे और फिर बाद में उसको डेट रेजिंग कर सकते हैं आगे, क्योंकि डेट का प्रमाण तो काफी है, इतना ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है तो लोन्स तो लगने ही वाले हैं। देखो, ये छोटा सा अगर मैं इसमें सिंप्लीफाई करूंगा इसको, कि कुछ समय के लिए अगर मान ले आपके पास फंड्स हैं तो आप उसको डेट को टेम्परेली रिटायर कर सकते हैं, क्योंकि जब आईपीओ में आ रहे हैं तो वो जो पैसा है वो एक बार में उठाया जा रहा है, और जो प्रोजेक्ट्स की रिक्वायरमेंट है वो फेजेस में आती है। तो उसके बीच में अगर अपॉर्चुनिटी है तो उसको डेट को, ताकि कॉस्ट इसके बजाय कि हम जो है उसको बैंक में डिपॉजिट करें कुछ समय के लिए, इसकी बजाय अच्छा है कि उसको डेट को रिपेमेंट करके आगे आने वाले दिनों में उसको दोबारा से फिर रेज कर लें। और ये अभी डीएफ साहब भी बताएंगे कि हमारी जो रेटिंग है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की, वो रेटिंग एनटीपीसी के बराबर ही मिली है, और वो भी रेटिंग हमारी सोवरेन रेटिंग के बराबर है। हमारा जो डेट रेज करते हैं उसका जो रेट है वो बहुत ही अच्छे रेट पे हमको मिलता है, जो कि बाकी हमारे जितने बाकी कंपनियां होंगी उनके लिए हो सकता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो उस रेट पे रेज करना। नई कंपनी होने के बावजूद भी 2 साल तकरीबन हुए कंपनी को, लेकिन इसका सबसे पहला रेटिंग ही AAA जो है वो पेरेंट कंपनी के बराबर मिल रहा है। तो कई माने में पेरेंट कंपनी के बराबर के रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहे, और जो रिन्यूएबल फोकस्ड इंस्टीट्यूशंस है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, वो हमें अप्रोच कर रहे हैं फॉर विद वेरी गुड रेट्स, इंटरनेशनल आल्सो। इसीलिए जो रेटिंग की बात कर रहे थे वो सोवरेन रेटिंग की, वो इंटरनेशनल फंडिंग के लिए जो बात। ओके, सो चूंकि आपकी कैपेसिटी एक्सपेंशन के प्लान्स भी काफ़ी एक्सटेंसिव हैं, तो ये काफ़ी अच्छा साइन है। सर, एक सवाल, जब रिन्यूएबल की बात हम करते हैं तो जब हम रिन्यूएबल प्लांट्स के बारे में चुनते हैं, जगह चुनते हैं, तो काफ़ी अहम होता है नेचुरल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी को देखना। इस वक्त मैं ये समझना चाहता हूँ कि आप कौन से स्टेट्स में ऑपरेट कर रहे हैं मेजरली, और कोई नया एडिशन आप किसी और स्टेट की तरफ बढ़ाने, या फिर किसी और पर्टिकुलर स्टेट में आप ज़्यादा फोकस बढ़ा रहे हैं? देखो, अभी हमारा फोकस जैसे हमारा खावड़ा के अंदर गुजरात में कच्छ में काम चल रहा है, खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क में, जहाँ पर हमारे को 5 गीगावाट के लिए लैंड आवंटित की गई थी, और उसके साथ में जो है ना हमने बाकी भी जो दूसरों को जो आवंटित थी उसमें भी लगाने का काम कर रहे हैं, तो तकरीबन 7 गीगावाट के करीब उसमें लगेगा। अभी हम राजस्थान में जो हमारा, क्योंकि वहाँ पर जैसे आपने बताया कि उसके नेचुरल रिसोर्स जो सोलर के लिए सबसे अच्छे हैं, तो वहाँ का जो सबसे अच्छा जो है सोलर इरेडिएशन होता है, तो वहाँ पर हमने जॉइंट वेंचर बनाया है 25 गीगावाट के लिए। तो राजस्थान और हम मिलकर के 25 गीगावाट की स्थापना कर रहे हैं, उसके ऊपर भी काम चल पड़ा है, लैंड आइडेंटिफाई कर ली है। इसके साथ में हमने
आंध्र प्रदेश में किया है, तेलंगाना में कर रहे हैं, तमिलनाडु में हम देख रहे हैं। तो और ये कहना कि केवल वहीं पर हैं रिसोर्सेज, ये सोलर एक ऐसी चीज है कि जो पूरे देश में लगेगी। तो हम, क्योंकि पैन इंडिया कंपनी है, नेशनल कंपनी है, तो हम चाहेंगे कि इस स्टेज के बाद में हर एक जगह पर हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से आगे बढ़ें। और आपको ये बताते हुए भी मुझे थोड़ा सा खुशी है, और दर्शकों को भी ये बताएं कि हमने जो पानी के ऊपर जो जिसको कहते हैं फ्लोटिंग सोलर, वो हम पहली कंपनी है जिसमें 262 मेगावाट हमने कमीशन किया हुआ है। हालांकि वो एनजीईएल में नहीं है क्योंकि वो एम्बेडेड पार्ट था हमारे प्लांट्स का, इसलिए उसको हम ट्रांसफर नहीं कर पाए। लेकिन आगे आने वाले दिनों में हमने डीवीसी के साथ में एक ज्वाइंट वेंचर है जिसके ऊपर जो ग्रीन वैली कंपनी है, इसकी जो सब्सिडरी है एनजीईएल की, वो फ्लोटिंग सोलर करेगी। इसी तरह से मेरी मुलाकात हुई थी माननीय मुख्यमंत्री जी उड़ीसा से कि उनके जितने भी रिजर्वायर है वहाँ पर लगाएंगे। इसी तरह से जो है बाकी स्टेट्स में भी हमने सबसे बात कर रहे हैं कि वो चाहे लैंड माउंटेड हो, वो चाहे फ्लोटिंग सोलर हो, तो हर दिशा में इसके ऊपर काम करने के लिए हम प्रयासरत हैं। सर, एक इंटरेस्टिंग चीज आपने शुरुआत में कही, जो 4 पिलर्स आपने बताया, उसमें सोलर और विंड तो सब लोग जानते हैं और आपने काफी उसको डिटेल में बताया, लेकिन जो स्टोरेज वाली चीज है वो काफी इंटरेस्टिंग है। उसके बारे में थोड़ा और डिटेल बताइए कि उस पर आप क्या कर रहे हैं और क्या कैपेसिटी आप प्लान कर रहे हैं। स्टोरेज जो है वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है रिन्यूएबल को बढ़ाने के लिए या ट्रांजिशन के लिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सोलर केवल दिन में होता है, और दिन में अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो उसकी खपत उतनी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देयर इज ए लिमिट फॉर द अदर पावर स्टेशन टू बैक डाउन। तो ये ज़रूरी है कि जिस टाइम पर वो बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है उस समय पर उसको स्टोर कर लिया जाए, और जिस टाइम पर पीक रिक्वायरमेंट होती है ग्रिड की और वो नहीं होता तो उस समय पर उसको यूज कर लिया जाए। तो उसके लिए जो स्टोरेज है वो 4 घंटे का है या 5 घंटे का या लॉन्ग टर्म स्टोरेज है, उस तरह की जो है ना हमको समाधान ढूंढने की आवश्यकता है। और इसमें जो स्टोरेज के लिए है वो है मेनली बैटरी, और दूसरा है कि पीएसपी विच इज कॉल्ड पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट, कि पानी को जब बिजली ज़्यादा है ग्रिड में तो उस समय पर पानी उसको बिजली की खपत करके पानी को ऊपर ले जा रिजर्वर में ले जाया जाए, और जब डिमांड ज़्यादा है पावर की तो उस समय पर उसको उससे पावर प्रोड्यूस करके ग्रिड में सप्लाई किया जाए। सो ये 2 तरीके हैं जो कि क्लियर हैं। आने वाले दिनों में हम बाकी टेक्नोलॉजी पे भी काम कर रहे हैं कि जिसके अंदर थर्मल स्टोरेज भी एक चीज़ है, और दूसरा है कि कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड स्टोरेज सिस्टम है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाएगा। और अभी पिछले 1 साल के अंदर जो बैटरी की प्राइसेस कम आए हैं, इससे एक और अच्छी चीज़ हो रही है कि हम स्टोरेज को जल्दी से उसके सॉल्यूशंस के ऊपर काम करना हमने शुरू कर दिया है, और उसके इम्प्लीमेंट भी जल्दी कर पाएंगे। हमने 1500 मेगावाट आवर का जो एक बिड मंगवाया है, जिसको हम इस महीने में या 1 महीने के अंदर अवार्ड कर देंगे, और तकरीबन 12 महीने से 18 महीने के बीच में फिर वो कमीशन हो जाएगा। और आगे आने वाले दिनों में और ज़्यादा सोलर का और विंड का जैसे बिड्स आती हैं, इसी तरह से स्टोरेज की भी बिड्स आएंगी। भारत सरकार विद्युत मंत्रालय इसमें काफ़ी आगे बढ़ के काम कर रहा है, और हमें भी उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है। तो हम देयर इज सम वायबिलिटी गैप फंडिंग की भी बात चल रही है। तो इसका जिस तरह से हम देख रहे थे कि 8 से 10 साल पहले जो सोलर था, उसी तरह से अभी स्टोरेज के ऊपर काम शुरू हो जाएगा। और मैं इससे पहले कि आप पूछें चौथा लेखक है, उसके बारे में भी ये बताएंगे। वो भी थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक है, लेकिन उसके ऊपर भी काफ़ी काम चल रहा है, जिसको हम बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो उसमें हमने कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स भी किए हैं। अगर आप लेह लद्दाख अगर गए हैं और जाने की अगर अभी कोई प्लान है तो जाके देखेंगे कि हमारा वहाँ पर एक हाइड्रोजन बस हमने चलाया है, जो कि सोलर पावर वहाँ पर प्रोड्यूस करके उससे पानी को स्प्लिट करके जिसमें हाइड्रोजन बनाते हैं, और वो हाइड्रोजन जो है उस बस के अंदर फ्यूल की तरह, जो फ्यूल टैंक की तरह उसमें भरी जाती है और उसके ऊपर चल रहा है। तो पिछले 2 महीने से वो वहाँ पर चल रहा है, 2 बसें जो है उसके अंदर। तो ये आगे आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन ये तो एक छोटा सा पार्ट है।
जो मेन रिक्वायरमेंट होगी वो होगी कि जैसे मैरीन वाले हैं, जो शिपिंग इंडस्ट्री है उसको बहुत जरूरत पड़ने वाली है। एविएशन जो है, जो एयरक्राफ्ट है जिसको सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बोलते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट होगी। ग्रीन मैथनॉल, सो ग्रीन मैथनॉल, ग्रीन एथनॉल, ये सारी चीज़ों के जाने बारे में तो ये इसको हम ग्रीन हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स बोलते हैं। तो उसके ऊपर भी काफ़ी काम करना। लेकिन ये जिस तरह से मैंने अभी स्टोरेज के लिए बोला था, ये शायद थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम लेगा, लेकिन इसके ऊपर भारत सरकार ने बहुत काफ़ी इसमें अभी पहल की है और उन्होंने जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन बनाया है और अभी पॉलिसी के थ्रू इसको इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, ताकि तो आने वाले दिनों में आप काफ़ी इसके बारे में बहुत नए नए प्रोजेक्ट्स आएंगे। सर, आपने जिस इंटरेस्टिंग तरीके से सारे रिन्यूएबल प्लान्स को बताया, थोड़ा डर थर्मल को लेकर लग रहा है कि थर्मल क्या पीछे चला जाएगा और रिन्यूएबल टेक ओवर करेगा उसको आगे की तरफ। थर्मल का फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि आप दोनों ही कंपनीज को देख रहे हैं। देखो, थर्मल का फ्यूचर जो है वो हो सकता है कि आज से अगर आप बोलेंगे कि 50 साल बाद क्या होगा, तो उसके बारे में कहना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि थर्मल कम से कम अगले 30 साल 40 साल हमको बहुत जरूरत पड़ेगी उसकी। और आज भी हम नया थर्मल भी लगा रहे हैं, क्योंकि वो आवश्यकता है। आपको 24/7 रिलायबल पावर लेने के लिए ये सभी चीज़ों की ज़रूरत है। सो जैसे बोलते हैं कि ट्रांजिशन इज इनएविटेबल, बट द पेस ऑफ ट्रांजिशन व्हाट इट विल बी, एंड इट हैज़ टू बी सस्टेनेबल, इट हैज़ टू बी अफोर्डेबल एंड सस्टेनेबल। सो उसके ऊपर जो है ना बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। लेकिन इसके बारे में ये कहना कि शायद थर्मल का कुछ हो जाएगा, थर्मल का जो पीएलएफ पहले कम हो गया था, ऑलमोस्ट 60% तक आ गया था, अभी दोबारा से हमारा इस साल शायद 76 चल रहा है। सो ये अभी उतनी जाने जल्दी से शंका करने की आवश्यकता नहीं है, और नए प्लांट की भी ज़रूरत है, जो कि भारत सरकार ने जो इसके ऊपर नज़र रखे हुए है। और मेन एम है कि हमको क्लीन पावर मिले जो एज ए कंज्यूमर, और कंज्यूमर को पावर मिले जब वो चाहे। सो पावर ऑन डिमांड, अफोर्डेबल, रिलायबल, एंड वी शुड बी हैविंग द क्लीन एंड ग्रीन सोर्सेज एज मच एज पॉसिबल। एक कैलिब्रेटेड तरीके से करना पड़ेगा, इन द सेंस दैट एक तो नेट जीरो के टारगेट्स है हमारे सामने, एक अफोर्डेबिलिटी का भी एंगल है, और एनर्जी सिक्योरिटी, ये तीनों को करते समय इसकी जरूरत रहने वाली है। लेकिन एक मापक तौर से उसको आगे लेके जाएंगे। तो फिलहाल हमारे सामने एक उद्दिष्ट है 25-26 गीगावाट का, हम प्लान किए हुए उस पर काम कर रहे हैं। बट आगे चल के डिपेंडिंग ऑन हाउ थिंग्स अनफोल्ड। चेयरमैन सर ने काफ़ी एक्सटेंसिव प्लान बनाया, कैपेक्स को लेकर बताया। सो चूंकि आप फाइनेंस वाला पार्ट पूरा देख रहे हैं, तो ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि फंडिंग की क्या सोर्सेज होंगे और क्या फंडिंग को लेकर कंपनी को, हालांकि आपने बताया कि आपको इंटरेस्ट रेट काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं क्योंकि रेटिंग अच्छी है, तो फंडिंग को लेकर मैं समझना चाहता हूँ कि वो सोर्सेज क्या होंगे। क्या इंटरनल अक्रूवल से आप ज़्यादा फंडिंग करेंगे या फिर आपको डेट्स ज़्यादा लेने होंगे? क्या रेशियो और क्या सोर्सेज होंगे फंडिंग के? देखिए, फंडामेंटली हम लोगों का डेट इक्विटी रेशियो जो है ये 80-20 से जाएंगे। ये 100 रुपए के खर्चे में 80 रुपए हमारा लोन के तौर पे आएगा, 20 रुपए हमारा इक्विटी के तौर पे आएगा। इक्विटी के लिए 7,500 करोड़ हमारा ऑलरेडी है, हम लोग 10,000 करोड़ के आसपास रेस करेंगे इस आईपीओ के द्वारा। लेकिन आगे चल के हमारा इंटरनल रिसोर्स जो है, कंपनी के प्रॉफिट से भी काफी इसमें सहभाग मिलते रहेगा, और आगे थोड़ा सा और हम इक्विटी के लिए आ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन नेसेसिटी, क्योंकि सेबी गाइडलाइंस के अनुसार 3 साल के अंदर हमको 25, अभी 10% के आसपास हम टारगेट करें, 9 से 10%, आगे 25% तक हमें पहुंचना है। तो वो भी एक स्रोत उपलब्ध रहेगा हमको। सो इस प्रकार से हमारा इक्विटी कैपिटल का फुलफिल हो जाएगा। सर, चूंकि समय की कमी है, एक आखिरी सवाल लेकिन आपसे मैं जरूर पूछना चाहता हूँ, क्योंकि रिन्यूएबल फ्यूचर है, काफी प्रॉमिसिंग है। सो लोग जो कंज्यूमर्स सुन रहे हैं वो टैरिफ के बारे में भी सोचेंगे कि क्या रिन्यूएबल हमारे टैरिफ पे भी कुछ इम्पैक्ट करेगा। सो इस पर आपका क्या व्यू है कि रिन्यूएबल जब एनर्जी सोर्स के लिए जब प्राइमरी सोर्स बनेगा या फिर बहुत ज्यादा सप्लाई से होगी, तो टैरिफ पर क्या इम्पैक्ट होंगे उसके? जी, टैरिफ जो 2 तरह का है। एक है कि जो प्रोड्यूसर को जो मिलता है,
और एक है कि जो आपको एज ए कंज्यूमर आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को जो देते हैं, तो दोनों ही जगह पे जो अगर कॉस्ट कर्व जब डाउन आएगा तो दोनों ही जगह पर इसका फायदा होगा। मतलब यानी इन द सेंस कि जो कंपनी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी खरीदते हैं उसकी कॉस्ट कम आएगी, और वो जो कॉस्ट कम आएगी तो वो उसको कंज्यूमर को पास ऑन करेगा। तो ये सबसे जो फायदे की चीज रहेगी कंज्यूमर के लिए भी। और ये जरूरी है कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं जो हमारे जो एक्सपोर्ट बेस्ड हैं या हमारे जो जिस तरह से आईटी बेस्ड है, डाटा सेंटर हैं, ये सभी लोग इनको ग्रीन पावर की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज दे डोंट वांट टू इंक्रीज देयर कार्बन फुटप्रिंट। सो उनके लिए भी ये एक अच्छा माध्यम होगा। बट ओवरऑल in the long run, in the short run it may increase the price, but in the long run it will bring down the price. True. बहुत शुक्रिया आज आप दोनों का एनडीटी प्रॉफिट हिंदी से बात करने के लिए, और आपको आईपीओ के लिए बेस्ट विशेस हमारी तरफ से। मैं एक बार आईपीओ की डिटेल दर्शकों को फिर से बता दूं। ये आईपीओ खुल रहा है 19 नवंबर को, क्लोज होगा 22 नवंबर को। जो प्राइस बैंड रखा गया है वो 102 रुपए से 108 रुपए का रखा गया है, और 10,000 करोड़ रुपए का फ्रेश कैपिटल कंपनी इसके जरिए जुटा रही है। इसमें कोई ओएफएस नहीं है। हमने बात की एनटीपीसी ग्रीन के मैनेजमेंट से और समझा कि कंपनी के फ्यूचर प्लान्स, बिजनेस प्लान्स क्या हैं, कैसे वो ग्रोथ को प्लान कर रहे हैं, कैसे कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं।